डे 9 में स्वागत है दोस्तों। 100 पुशअप्स फॉर द नेक्स्ट 30 डेज में अपना जो सीरीज अभी चल रही है। तो आज थोड़ा वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए एज यूजुअल से, कि आज और भी कुछ 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो फॉर्म को लेकर कुछ एलिगेशंस हैं तो उसको भी मैं क्लियर करूँगा, और वापस से ट्यूटोरियल के उसमें जाएंगे, एक परफेक्ट पुशअप कैसे लगाया जाए, और दूसरा एक करके रहा हूँ वो सभी। तो जैसा कि पहले बताया था दोस्तों ट्यूटोरियल में कि पुशअप कैसे एक परफेक्ट लग सकता है, स्टांस आपको कैसे लेना है, क्या मिस्टेक्स करनी है, डूज एंड डोंट्स, वो सब। तो एक बार उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। पुशअप एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्लोसिव अपर बॉडी वर्कआउट है, जिसमें आपके मेजरली चेस्ट और अपने शोल्डर और ट्राइसेप एंगेज रहते हैं। बस थोड़ा सा हाथों के मूवमेंट को आगे पीछे किया जाए तो ये जो मसल्स का डोमिनेंस है या फिर इन्वॉल्वमेंट है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। मेजरली इन्हीं तीनों पे वो फोकस रहता है आपकी चेस्ट को बनाने के लिए और ये सब मसल्स को एंगेज करने के लिए। तो बहुत लोग इसको वार्म अप की तरह लेते हैं कि वार्म अप की तरह इसको 1 2 3 4 सेट मार ले मेन एक्सरसाइज से पहले, लेकिन ये प्रॉपर एक वर्कआउट है जो आपके मसल को फटीग करने में, उसको बनाने में मदद करता है। जैसा मैंने आपको बॉडी वेट सीरीज में बताया था कि कैसे पुशअप किया जाता है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्टांस किस तरह लेना है, पैरों को आपको जोड़ के रखना है, टांगे फैला के नहीं, कि बहुत लोग ऐसे टांगे को फैला के रखते हैं, या फिर ये मिनिमल चीज़ है, मेन चीज़ों पे फिर बाद में जाएंगे। टांगों को ऐसे साथ में जोड़ के रखा जाता है, नज़रें नीचे, ठीक है। और जो बिगिनर है उनको शायद स्टांस लेने में दिक्कत हो तो वो स्टांस को नीचे से शुरू करें, डायरेक्ट स्टांस ना ले। पहले वो ऐसे ज़मीन पे ऐसे इस तरह से अपने आप को ले डाउन करके रखे और धीरे धीरे अपने हाथों के दम पे शरीर को ऊपर लेके जाएं। ऐसा सोचें कि जैसे आप जमीन जो है, जो सरफेस है, उसको धक्का दे रहे हैं दम लगा के, अपने आप को ऊपर नहीं उठा रहे, ऐसा बस सोचना है और धीरे धीरे इस तरह ऊपर आना है। क्योंकि डायरेक्ट स्टांस लेने में जो लोग गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, उनका या तो हाथों का जो पोजीशन है वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, या फिर स्पाइन या तो ऐसे पूरी एकदम मुड़ जाती है, एकदम राउंड हो जाती है, या फिर स्पाइन ऐसे रहती है। तो उससे अच्छा आपको फायदेमंद रहेगा कि आप डायरेक्ट पहले ऐसे इस तरह से रिलैक्स होकर लेटे और फिर धीरे धीरे से ऊपर लेके आए खुद को। बहुत लोग फिर करते क्या है कि जो हाथ है उसको इस तरह से खोलते हैं यूं करके, तो हाथों को आपको पास रख के कुछ ऐसे अंदर की तरफ हाथ ऐसे खोलने चाहिए, ना कि ऐसे। करते किस तरह है, इस तरह, ये हाथ इस तरह, ये कुछ फायदा नहीं देगा, उल्टा आपको नुकसान करेगा। हाथों को आपको ऐसे रखना है और अंदर की तरफ खोलना है क्लोज करके, कुछ ये होगा आपका एक परफेक्ट पुशअप। और जैसा कि मैंने बताया कि हाथों का जो स्टांस है, मूवमेंट है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे करके आप जो दूसरे मसल्स है उसको एंगेज कर सकते हैं। हाथों को आप थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे तो जो आपका शोल्डर है वो ज़्यादा डोमिनेंटली एंगेज हो जाएगा। चेस्ट भी रहेगा, तीनों ही रहते हैं लेकिन कम ज़्यादा, जैसा कि मैंने बोला कि कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो लोड है वो शोल्डर पे आ जाएगा, और बाकी जो हाथों को अगर आप पास लेके जाते हैं कुछ इस तरह से, जो हम डायमंड बनाते हैं या थोड़ा सा क्लोज, तो वो ट्राइसेप पे आ जाएगा, कुछ ऐसे, ये आपके शोल्डर पे आ जाएगा। और अगर इन्हें पास लेके जाए तो ये ट्राइसेप पे काम करेगा। और बाकी ऐसे नॉर्मल बेसिक, एकदम जो अपना बेसिक पुशअप है, ये आपकी चेस्ट के लिए रहेगा। तो ये कुछ हो गया ट्यूटोरियल, जो बेसिक मूवमेंट्स थे। और जितना डेप्थ हिट कर सकें, जितना नीचे ले जा सकें अपने उसको, आपके मसल में जितना कॉन्ट्रैक्शन फील होगा उतना आपको फायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छे से हो रही है या नहीं इफेक्टिवली, उसको जानने पहचानने का यही तरीका है कि जिस मसल को टारगेट कर रहे हैं उस पर तनाव, जो मांसपेशी है उस पर तनाव और अपना जो दबाव पड़ना चाहिए वो उससे पता चलेगा कि आपको सही कर रहे हो। ऐसा ना हो कि इधर ट्रेन कर रहे हो पीछे कहीं कुछ चला जाए, तो मतलब कुछ ना कुछ कहीं गलती हो रही है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हर रेपिटेशन में आप छाती को ज़मीन पर सटाए ही सटाए। इतना सा 1 या 2 इंच का सरफेस से अगर गैप रहता है तो वो भी बहुत अच्छा ही होगा, डिसेंट फॉर्म से कहा जाएगा। और हाँ, आधे आधी दूरी पे हाफ रैप मारना इस तरह से, ये तो बेकार है। और ज़रूरी नहीं कि हर रैप में इतना नीचे जाए, क्योंकि उतनी एनर्जी भी नहीं बचती। और दूसरी बात कि जब आप पीआर वगैरह हिट कर रहे हो, पीआर मतलब कि पर्सनल रिकॉर्ड अपना, कि इतना ज़्यादा करना या कोई एक स्पेसिफिक नंबर अचीव करना हो या किसी को दिखाना हो, ज़्यादा मारना हो, तब आपको
ऑब्वियस है आपको थोड़ा सा तेज़ी में जाना पड़ता है, क्योंकि पहले रैप या पहले सेट में आपकी एनर्जी और शरीर का जो स्ट्रेंथ है वो 100% होती है। लेकिन जैसे जैसे वर्कआउट खत्म होने पे आता है वो स्ट्रेंथ ऑब्वियस है वो एनर्जी गिरने लगती है। तो जो पहले रैप या पहले सेट में जो इंटेंसिटी होगी वो आपका नीचे जाते जाते कम होती जाएगी, और आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक नंबर है, जैसे मेरे पास है, मेरे को 100 पुशअप करके दिखाने हैं, तो वो रहता है कि जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए। पहले के जो रेप्स हैं वो थोड़े अच्छे क्वालिटी में आएंगे, फिर नीचे जैसे जैसे शरीर थकेगा तो वो थोड़ा सा डगमगाना शुरू हो जाएगा, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि आपको नंबर अचीव करना है। अब 100 पुशअप्स हैं तो मैं उसको 5-10 करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो माइंड में यही रहता है कि जल्दी से जल्दी बड़ा सेट मार के ख़त्म करें ताकि लोग भी जल्दी देख के अपना निकल जाए। तो आज थोड़ा सा अलग करके करेंगे क्योंकि फॉर्म में एक्विजिशन बहुत लगे कि फॉर्म गलत है। तो 25 के आज 4 मारूंगा, और आपको देख के आपको ये भी पता चल जाएगा कि पहले सेट का जो 25 है और आखिरी सेट का जो 25 है उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते शरीर काफ़ी थक चुका होगा। दूसरी बात है कि जब मैं हमेशा यही सोच रहती है कि पहले सेट में जितना ज़्यादा निकल सके उतना ज़्यादा निकालो, ताकि बाकी सेट में अगर थोड़ा कम भी निकले तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि पहले सेट में आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब एक और बात, ये एक मसल का एक प्रॉपर वर्कआउट है चेस्ट का, तो इसमें कोई ग्रोथ आपको फील नहीं होगी, मतलब कि कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा 30 दिन में। स्किपिंग से मैंने शुरू किया था, तो स्किपिंग एक इंड्योरेंस वाला वर्कआउट है, वो एक कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट है, उसमें कोई स्पेसिफिक मसल पे उतना लोड नहीं आता। उससे आपको फैट लॉस में, वेट लॉस में और अपने कार्डियो हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन चेस्ट ये जो पुशअप है ये एक प्रॉपर मसल का वर्कआउट है, ठीक है। तो और मसल का जो ग्रोथ है वो आपकी रेस्ट, रिकवरी, न्यूट्रिशन, इन तीनों पे भी मैटर करता है। तो 30 दिन तक लगातार अगर आप किसी एक मसल को हिट कर रहे हो तो उसमें सोचोगे कि ग्रोथ हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसको रिकवरी के लिए टाइम दे ही नहीं रहे हो। ये तो एक मैंने नॉर्मल मेरे मन में आया चैलेंज कि सोचा कर लूँ टू कीप माई सेल्फ गोइंग, कि बस चलता रहे, कुछ ना कुछ एंगेज रहे, बस। और तो इसका कोई पर्पस नहीं है। बाकी कैसे किया जाता है, फॉर्म कैसी होनी चाहिए वो बता दिया। अब चलिए शुरू करते हैं। 25 के 4, ये थोड़ा भाषण देने में ही निकल गया टाइम ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट। स्टांस वगैरह आपको मैंने बताया किस तरह से लेना है, पैरों को जोड़ के, नज़रें नीचे, स्पाइन की पोजीशन, और हाथ कुछ इस तरह से खुलने चाहिए, ऐसे करके नहीं, ठीक है। पहला सेट। अभी 25 में मैंने अपने आप को रोक लिया। दिमाग में यही कहता है कि एनर्जी बची है और लंबा जितना निकल सके उतना निकाल देते हैं, ताकि बाद में जो कंपनसेशन हो जाए। लेकिन डेप्थ दिखानी है आज और अच्छी प्रॉपर फॉर्म, इसीलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट का बीच में रेस्ट लेंगे, फिर दूसरे सेट पे आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि पहले दिन में मेरी चेस्ट या फिर किसी की भी कोई भी ऐसा कुछ कर रहा हो चेस्ट का या फिर बाइसेप का कुछ भी, तो 30 दिन तक उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी ड्रास्टिक ग्रोथ आ जाए। इंड्योरेंस ट्रेनिंग में आ भी सकती है, जैसे अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले दिन आपकी स्पीड कम है, लेकिन तीसरे दिन आपकी स्पीड देखोगे तो पहले और तीसरे दिन में बहुत अंतर होगा। वो एक अलग चीज़ है। मसल बिल्डिंग स्लो प्रोसेस है काफ़ी, उसमें टाइम लगता है। और रही बात कि अच्छे रेप्स की, तो मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि एकदम स्लो एंड स्टीडी रेप्स जाने चाहिए, ताकि कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन अच्छा फील हो मसल में, वरना जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ जल्दीबाजी करनी है क्योंकि एक नंबर स्पेसिफिक है, उसको हिट करना है, वही गोल है। तो ये 25 हो गए, थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद दूसरा सेट। आज सारा फोकस डेप्थ और रेंज ऑफ मोशन पे रहेगा। ये रेस्ट का एक टाइमर थोड़ा सा, हाँ।
सेट नंबर 2। आज सारा फोकस डेप्थ और रेंज पे है। पहले सेट में 25 थे, दूसरे में भी 25। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा सेट, टोटल 50 रेपिटेशंस, 50 और बचे हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर खत्म करते हैं। सेट नंबर 3, 25 अगेन। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देखा आपने, नीचे से ऊपर आते वक्त थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि जो फटीग है वो होना शुरू हो गया है। यही अंतर होता है इंटेंसिटी में, स्ट्रेंथ में। जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे नीचे आते जाते हैं वैसे। 75 टोटल, 25 मोर टू गो। थोड़ा सा रेस्ट लेके वो भी खत्म करते हैं। इसीलिए मैं लंबे लंबे सेट्स मारता था, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी वो नंबर रीच करना था और उसको फिनिश करना था। यही अंतर है, बस और कुछ नहीं है। वन लास्ट सेट, कुछ देर का ब्रेक। आखिरी सेट। इसमें देखिएगा, पहले सेट में जो फॉर्म, डेप्थ या फिर रेंज था, इसमें कितना थोड़ा सा बहुत इधर उधर होगा, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं है और मसल फटीग हो रखा है पूरा। तो इसमें थोड़ा बहुत हाथ वाथ डगमगाएगा या फिर ऊपर आने में दिक्कत होगी, जो कि ऑब्वियस है। इसीलिए मैं जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करके ख़त्म करता था। बस यही अंतर है। ऐसा नहीं है कि मेरे को करना नहीं आता या फिर वो तरीका गलत है। ऑब्वियस आपको अगर PR हिट करना है या नंबर रीच करना है कुछ बड़ा, तो उसमें जल्दी करना ही पड़ेगा आपको। कि हर एक रैप में सोचोगे कि ऐसे ऐसे हल्के हल्के आराम से, तो वो नहीं हो पाएगा कोई बड़ा नंबर अगर है तो ये दिखाने के लिए होता है ऑब्वियस है, ये ज़्यादातर जनरली। क्योंकि मसल बिल्ड करने में तो ये टेक्निक काम नहीं आने वाली जल्दीबाजी में। मसल बिल्ड करने में आपको हर एक क्वालिटी और क्वांटिटी जाना पड़ेगा। एक एक रैप अच्छे, स्लो, नाइस एंड स्लो और स्टीडी, जो मैं आपको बाकी ट्यूटोरियल में बताता था। ठीक है, आज की वीडियो तो बातों के कारण ही बहुत लंबी हो गई। 25 और बचे, खत्म करते हैं।
100 रेपिटेशंस कंप्लीट, डे 9 खत्म। मिलते हैं कल फिर यही करते हुए डे 10 में। और कल शायद पता ना चले। मैं पोजिंग में बहुत बुरा हूँ।